हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता, न्यूटन कॉलेज सेक्टर 3 रोहिणी की तरफ से टीचिंग 12th 11th मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक रिवीजन वेक्टर एल्जेब्रा। मतलब 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर ऐसे करके रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले और मेथड्स जब तक हमारे को रिवाइज नहीं होंगे, लर्न नहीं होंगे, तो हम क्वेश्चंस को सीख नहीं सकते। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तो आपको वेक्टर अलजेब्रा बड़ी सफाई से 15 से 20 मिनट में बिल्कुल कवर होने वाला है। ठीक है जी। तो देखिए, वेक्टर अलजेब्रा मतलब वेक्टर के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब वेक्टर के अंदर दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो जैसे मैंने बोला लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट का मतलब है लाइन सेगमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड। लाइन सेगमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड। और डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ऐसी भी कोई भी चीज जिसको दो चीजें मिल जाती हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोनों मिलाकर वो वेक्टर बन जाता है। अब हमारे आसपास दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए और एक वो जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या है? मतलब स्पीड, भाग रहे हैं, स्कूटी लेके गाड़ी लेके भागे जा रहे हैं, लेकिन किस दिशा में जाना है कुछ नहीं पता। तो दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्पीड हो जाती है। और जब हम उसको डायरेक्शन दे देते हैं तो वही चीज क्या बन जाती है? एक्सेलरेशन बन जाती है। जैसे हम स्कूटी को, जो स्कूटी का लीवर होता है, हैंडल होता है, वो इस तरह से घुमाते हैं। जो लोग गाड़ी चलाना जानते हैं उनको पता है कि पैडल को नीचे की तरफ ही दबाया जाता है, ऊपर की तरफ दबाने से स्पीड नहीं मिलेगी। तो जब स्पीड को आप डायरेक्शन दे देते हैं तो वो एक्सेलरेशन बन जाता है। डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक गए, 5 किलोमीटर गए, वापिस आ रहे हैं या उस तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, तो वो डिस्टेंस है। लेकिन उसी डिस्टेंस को जब डायरेक्शन दे दी जाती है तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। इसी तरह से वॉल्यूम, एरिया, वर्क डन, ये सब क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। और जब उसको डायरेक्शन दी जाती है तो वो क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है, जिसमें वेलोसिटी, फोर्स और ये चीजें। तो कहने का मतलब, हम यहाँ पर जो क्लास 12th में वेक्टर जब भी बोलेंगे, तो वेक्टर का मतलब है एक ऐसी लाइन सेगमेंट देखो जिसको डायरेक्शन दे दी। अब इसमें दो चीजें आपको दिख रही होंगी, एक तो 5 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड है, और एक आपको दिख रहा होगा कि वो ए से बी पर जा रही है। मतलब ए से स्टार्ट हो रही है और बी तक जा रही है, ए से स्टार्ट होकर बी तक जा रही है। ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं हम लोग कि वो हमारी वेक्टर बन गया। तो जब भी हम 12th क्लास की बात करेंगे तो 12th क्लास में हमेशा क्या बोलेंगे इसको? कि ये वेक्टर बन गया हमारा। ठीक है जी। ओके। तो इस तरह से ये तो हो गया वेक्टर। अब आते हैं, आगे चलते हैं हम, जिसमें कि यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। मतलब वेक्टर जो है वो कितनी तरह का आपको मिलेगा। सबसे पहला वेक्टर होता है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, इनिशियल पॉइंट जब भी सेम होगा, टू और मोर वेक्टर देखिए जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, तो उसको क्या बोला जाता है? को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और उसको हमेशा कैप लगा के लिखना, यानी किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगी हुई है उसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। उसके बाद आते हैं पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स। तो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर, कब वो पैरेलल या कोलिनियर होंगे? जब पैरेलल टू सेम लाइन। मतलब जैसे आपने एक लाइन बनाई, देखो ये लाइन बनी हुई है ना, ये लाइन बनाई, अब इसके पैरेलल में जितने भी वेक्टर बनाएंगे, छोटे बड़े, इस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, इस तरफ हो या उस तरफ हो, उनका मैग्नीट्यूड 2 हो, 5 हो, 7 हो, लेकिन दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। दोनों, तीनों, चारों, सारे वेक्टर पैरेलल टू सेम लाइन है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाते हैं? वो होंगे पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद चौथा आता है, दैट इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? दो या दो से ज्यादा वेक्टर कब इक्वल होंगे? तब इक्वल होंगे जब सेम डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड। ये देखिए,
सेम डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड। जैसे ये भी 5 है तो ये भी 5 है, ये ए बी और ये सी डी, तो ए बी वैक्टर विल बी इक्वल टू सी डी वैक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 और 5 है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला को इनिशियल वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उसको यूनिट वेक्टर बोलना है, और दो या दो से ज्यादा वेक्टर पैरेलल टू सेम लाइन। उसमें ध्यान रखना इस बात का, एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन के पैरेलल में जितने भी वेक्टर होंगे, चाहे उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, चाहे उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, तो वो क्या कहलाते हैं? पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड, और अगर सेम डायरेक्शन है तो वेक्टर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अब आते हैं फार्मूलों पर। ये देखिए, सबसे पहला हमारे पास फार्मूला आता है, फार्मूले। सबसे पहला हमारे पास ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ मतलब टू या इन ए ट्रायंगल सम ऑफ टू वेक्टर्स, इन ए ट्रायंगल सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब साइड जो है, sum of two sides in vector form is equal to third side, ये भी इन वेक्टर, बट अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का सम, लेकिन वेक्टर फॉर्म में, एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का सम लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमेशा थर्ड साइड के इक्वल होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे एक वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर बी सी है, तो ये किसके इक्वल होगा? वेक्टर ए सी के, मतलब ए बी प्लस बी सी। भाई जैसे हम पहले इधर गए फिर ऊपर गए, अगर हम ऊपर से नीचे आ जाते तो ये साइक्लिक डायरेक्शन हो जाती, सेम डायरेक्शन हो जाती, तब दो साइड का सम तीसरे के इक्वल नहीं होगा। तो दो साइड का सम तीसरे के इक्वल कब होगा? जब ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ए सी, मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब जैसे मान लो इसको हम इधर लेके आते हैं, ए बी प्लस बी सी इज माइनस ए सी। ठीक है, माइनस ए सी को अगर हम चेंज करें तो हम इसको प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस सी ए। अब देखिए, अब ये डायरेक्शन साइक्लिक हो गई, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, तो ये तीनों मिलके जीरो हो जाएगी। तो तीनों साइड अगर साइक्लिक है तो उनका सम जीरो हो जाएगा, अदरवाइज दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड के इक्वल होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड। सेकंड है टू वेक्टर्स ए बी आर पैरेलल या कोलिनियर। वैसे तो हमने पढ़ा कि दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर, ग्राफिकली अगर देखें तो कैसे पता चलेगा? एक लाइन के पैरेलल में जितने भी वेक्टर होंगे, चाहे उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, चाहे उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। लेकिन अगर हम फार्मूले की बात करें, पैरेलल या कोलिनियर कब होंगे? जब वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होगा। लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा कोई भी एक स्केलर हो सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, यहाँ पे लैम्डा हाफ हो गया, तो ये ए बी क्या है? आपस में पैरेलल या कोलिनियर हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी। उसके बाद आगे चलते हैं, उसमें आगे आता है हमारे पास थर्ड वाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट मतलब कोई भी एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, जैसे 2 3 -1, कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है 2 3 -1, इसको आपने वेक्टर में कन्वर्ट करना। अब वेक्टर में आपको बताया गया कि वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब उसके अंदर एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है। तो जैसे कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, उसी तरह से अगर किसी पॉइंट का इनिशियल पॉइंट नहीं है तो वो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है। ओरिजिन से इसकी डायरेक्शन ले लेंगे तो इट विल बी ओ ए वेक्टर। कोई भी पॉइंट है उसको आपने वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ओ ए वेक्टर हो जाएगा।
एक्स एक्सिस के साथ आई कैप यूज करेंगे, वाई एक्सिस के साथ जे कैप यूज करेंगे, जेड एक्सिस के साथ के कैप यूज करेंगे। जैसे मतलब ये हो गया 2i प्लस 3j माइनस के, तो ये वेक्टर बन गया हमारा। ठीक है जी, ये वेक्टर बन जाएगा ओ और ए, ये इनिशियल पॉइंट, वो टर्मिनल पॉइंट। इसी तरह से अगर मान लो मेरे को 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो ए दिया हुआ है 154, बी दिया हुआ है -2 3 और 8, इसका मैंने एक पूरा वेक्टर बनाना है। तो ए को लिख लेंगे ओ ए वैक्टर, दैट इज i प्लस 5j प्लस 4k। फिर बी को लिख लेंगे ओ बी वैक्टर, -2i प्लस 3j प्लस 8k। अब मेरे को लिखना है वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी क्या होता है, टर्मिनल माइनस इनिशियल, टर्मिनल माइनस इनिशियल, मतलब ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ओ बी में से ओ ई को माइनस कर देना है तो ए बी आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो इस तरीके से ये वेक्टर ए बी निकालना है कभी भी, तो आपको ओ बी माइनस ओ ए करना होगा, ओ बी माइनस ओ ए करना है। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इस तरह से निकलता है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ निकालनी है, तो जैसे वेक्टर ए बी की लेंथ निकालनी है, तो उसका हो जाएगा अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, जे स्क्वायर एंड के स्क्वायर। आई हो गया हमारा -3 है, जैसे यहाँ पर देखिए ये -2 है और ये 4 है, तो इससे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर आपको लेना। ठीक है जी, इसके बाद आगे देखिए, अब है हमारे पास जैसे एक वेक्टर एन जा रहा है, इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर निकालना है, मतलब ये यूनिट वेक्टर, a unit vector in the direction of given vector n, मतलब आपको जिस डायरेक्शन में वेक्टर n है उसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर निकालना है, लेकिन वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यूनिट, यूनिट मैंने बताया था ना, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उसका फॉर्मूला होगा वेक्टर n अपॉन में वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। एन कैप निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर एन अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, तो ये जो वेक्टर आएगा ना, मतलब ये वेक्टर एन की डायरेक्शन में ही है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर एन है उसी डायरेक्शन में अपने वाला वेक्टर है, बस है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, बस ये फर्क है। लेकिन इसी में आगे एक फॉर्मूला और आता है, अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, भाई जैसे वेक्टर एन है, इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर निकालना है, लेकिन उसका मान लो मैग्नीट्यूड 7 है। अभी तो हमने क्वेश्चन किया ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 था, यूनिट वेक्टर था, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे ऐसा वेक्टर निकालें कि जो हो तो वेक्टर एन की डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, वो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, कैप से निकल गया यूनिट वेक्टर, उसके बाद मैग्नीट्यूड 7 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो वेक्टर निकल कर आएगा, ये वाला वेक्टर निकल कर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, ये मैग्नीट्यूड 7 वाला वेक्टर निकल कर आएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़िया। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है क्योंकि फार्मूले हैं, मेथड्स हैं, इनको लर्न करेंगे, बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप देखना कि आपको फार्मूले बड़ी जल्दी आसानी से लर्न हो जाएंगे, और फार्मूले लर्न होंगे, मेथड लर्न होगा तो क्वेश्चन तो अपने आप हो ही जाते हैं, अपने आप मतलब करने तो फिर भी पड़ते हैं। अगला है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज मतलब रेशियोज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, इनकी जो रेशियो होती है उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। जैसे दो तरीके से होता है, एक अगर आपको वेक्टर गिवन है
जैसे वेक्टर r इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर ये वेक्टर दिया हुआ और आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है, तो डायरेक्शन रेशियो मैंने क्या बताया, रेशियोज ऑफ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। तो वो क्या बनेगी, 2:3:4, ये हो गई रेशियो। इसमें एबीसी बोलते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियोज को एबीसी बोला जाता है। 2, 3, 4 हो गया। और अगर दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट जैसे x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो a हो गया, b हो गया और c हो गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशियोज मतलब रेशियोज ऑफ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, उसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा होगा। एक है हमारे पास वेक्टर दे रखा है तो डायरेक्ट i का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, i j k का, ठीक है ना जी। और अगर हम बात करें दो पॉइंट्स की, तो ये तरीका हो गया। अब ये डायरेक्शन रेशियो जब निकल गई, तो उसके बाद अपने को निकालने डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं तीन, LMN, इनका नाम तो LMN है। L इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, इसमें अल्फा क्या है, एंगल विद एक्स एक्सिस, मतलब एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको अल्फा एंगल बोलते हैं। और वो कैसे निकलेगा, डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से निकलता है, डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से निकलता है, a/√a² b²c², m इज इक्वल टू कॉस बीटा एंगल विद वाई एक्सिस, एंगल विद वाई एक्सिस, तो वो जाता है b/√a² b²c², n इक्वल टू कॉस गामा, ये हो जाएगा एंगल विद z एक्सिस, ये c करके निकल जाता है √a² b²c²। उसके बाद l² प्लस m² प्लस n², ये 1 के इक्वल होता है। तो पहले हमने डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है, रेशियोज ऑफ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, उनका यूज करके आपको डीसीज निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। ये होता है एंगल विद x एक्सिस, एंगल विद y एक्सिस, एंगल विद z एक्सिस। तो l² प्लस m² प्लस n² 1 होता है। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला, ये 11th क्लास में भी था, लेकिन ये अब वेक्टर से पढ़ेंगे। जैसे कोई भी एक लाइन सेगमेंट है AB, इसको कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो L रेशियो M, एक लाइन सेगमेंट है AB, इसको कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो L रेशियो M, तो ये रेशियो इधर मल्टीप्लाई होती है, ये वाली रेशियो इधर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है जी। तो हम A को लिख सकते हैं OA, OA, B को लिख लेंगे OB, P को लिख लेंगे OP। तो जब ये रेशियो इधर मल्टीप्लाई होगी, ये वाली रेशियो इधर मल्टीप्लाई होगी। और क्वेश्चन में लिखा है इंटरनली, इंटरनली का मतलब होता है पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। कई बार जो है ना पॉइंट लाइन को एक्सटेंड करने पर भी बाहर बन जाता है, लाइन को एक्सटेंड करोगे ना, बाहर कोई पॉइंट बन जाता है, तो उसको एक्सटर्नली बोलते हैं। फिलहाल ये हम बात कर रहे हैं इंटरनली की। अगर इंटरनली लिखा है तो ओपी विल बी इक्वल टू, तो हो जाएगा एल ओ बी एम ओ ए अपॉन में सम ऑफ द रेशियो। अगर एक्सटर्नली है मतलब पॉइंट मैंने बताया ना आउटसाइड द लाइन है, तो बीच में माइनस आ जाता है। ओपी इज इक्वल टू एल ओ बी माइनस एम ओ ए अपॉन में एल माइनस एम। अगर इंटरनली लिखा है तो बीच में प्लस, एक्सटर्नली लिखा है तो बीच में माइनस, और अगर कुछ नहीं भी लिखा है तो आपने बाय डिफॉल्ट उसको आपने क्या मानना है, इंटरनली मानना, बाय डिफॉल्ट उसको इंटरनली मानना, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ फार्मूले थे जो बिल्कुल डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के ऊपर। दो वेक्टर्स को आपने अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहला मेथड देखिए हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट, या ये कह सकते हैं आप स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर का मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा ना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आपका हमेशा कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और डॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर के बीच में जो आप साइन यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, डॉट का यूज करना। इसमें ध्यान रखना इस बात, कई बार हम प्रोडक्ट के लिए क्रॉस डॉट कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वेक्टर में ध्यान रखना, वेक्टर में डॉट का अलग मतलब है, क्रॉस का अलग मतलब है। जैसे मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मान लो ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बन रहा है, और ये दोनों जो ए और बी वेक्टर हैं, ये जो ए और बी दोनों वेक्टर हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, को इनिशियल होने चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्या होने चाहिए, को इनिशियल होने चाहिए। तो जब ये ए और बी दोनों को इनिशियल होंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है अपने पास
ए डॉट बी निकलेगा, ए लेंथ बी लेंथ और कॉस थीटा, मतलब ए डॉट बी निकालना है, मतलब दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है, तो वो होता है ए लेंथ बी लेंथ और कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, तो पहले वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको दोनों के बीच में एंगल दे रखा है, तो आप लगाएंगे ए लेंथ बी लेंथ और कॉस थीटा। और अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और आपने डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, जैसे वेक्टर ए दिया हुआ ए वन बी वन सी वन और ये ए टू बी टू सी टू, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तो फॉर्मूला होता है ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई वन होता है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो वन हो जाएगा, तो ए वन ए टू बच जाएगा। जो कि आई को जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई मल्टीप्लाई तो नॉर्मली होता है ना, पूरा वेक्टर खुलेगा ना, तो जब आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो होता है, क्योंकि आई मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, जे मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और cos 90 क्या होता है, जीरो, इसलिए ये जीरो हो जाता है। तो केवल अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू लगेगा। ठीक है जी, और ए डॉट बी और बी डॉट कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है चाहे ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, वो सेम बात है। ठीक है जी, और अगर आपको कहते हैं दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, कई बार ऑर्थोगोनल भी बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलो या ऑर्थोगोनल बोलो, तो कब होते हैं दो वेक्टर, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हो गए, ए लेंथ बी लेंथ कॉस थीटा या ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू। ठीक है जी, और इन डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड एक फार्मूला भी है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अगर वेक्टर ए को बनाया जाए वेक्टर बी पर, प्लॉट किया जाए, अगर वेक्टर ए को प्लॉट किया जाए वेक्टर बी पर, अगर वेक्टर ए को प्लॉट किया जाए बनाया जाए वेक्टर बी पर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। वैसे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है ही है, लेकिन अगर हम उसको बी पर बनाते हैं, देखो यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी परछाई, पी से परछाई, तो इसकी परछाई ये पड़ रही है, तो इसका फार्मूला है ए डॉट बी अपॉन में बी लेंथ, ये तो हो गया ए डॉट बी। इसी तरह से एक हमारे पास आता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी देखते हैं एक बार इसको, थोड़ा सा मिट गया है, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके बीच में साइन कौन सा आएगा, क्रॉस का आएगा। जैसे ए है, ये बी है, ये इनके बीच का थीटा है, तो ये इनका क्रॉस निकालना है आपको। ठीक है, तो इनके ऊपर एक ना ऐसे वेक्टर एन बनता है, यूनिट वेक्टर एन बोलते हैं इसे, ये ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। तो दो वेक्टर के बीच में जो सिंबल आएगा वो कौन सा आएगा, क्रॉस का आएगा, ए क्रॉस बी। तो ये होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, पहले कॉस थीटा आया था ना, अब साइन थीटा आएगा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आया था, अब इसमें क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है जी, और साथ में क्या आएगा, एन कैप, ये वाला वेक्टर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी। मतलब ये एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों पर एट ए टाइम परपेंडिकुलर है, तो इसका पूरा फार्मूला ये बनता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए लेंथ बी लेंथ साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, साइन थीटा और एन कैप जो है ना, इसका पूरा एक फार्मूला बनेगा। अब इसको बार बार ना लिखना पड़े तो जनरली हम कई बार क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, तो वो फिर एन कैप हट जाएगा, क्योंकि एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ये बन जाता है फिर फार्मूला। भाई अगर हमने मैग्नीट्यूड लिया है तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए लेंथ बी लेंथ साइन थीटा हो जाएगा। और अगर आपको ये तो था एंगल दे रखा हो जाए, तो साइन थीटा भी निकाल सकते हैं हम, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, लेकिन अगर दो वेक्टर दे रखे हैं, अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं तो ये फार्मूला लग जाएगा, इसको हटा ही लेते हैं। ठीक है जी, दो वेक्टर दे रखे हैं, मैं अलग से बता देता हूं इसको। इफ टू वेक्टर्स आर गिवन, जैसे वेक्टर ए दिया हुआ ए वन आई बी वन जे सी वन के, और एक वेक्टर बी दिया हुआ ए टू आई बी टू जे सी टू के। अब मैंने इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, तो वो बराबर होता है आई जे के लिख के ऊपर, मतलब जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं ना, चैप्टर नंबर 4 है ना अपना 12th का, डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं,
तो डिटर्मिनेंट मेथड से जो है इसको करना हमने, आई जे के लिखा, पहले वेक्टर ए लिख दो a1 b1 c1, फिर वेक्टर बी लिख दो a2 b2 और c2, फिर इसको सॉल्व कर लो एज डिटर्मिनेंट, सॉल्व एज डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट के तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दो तरीके हो गए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के, ए लेंथ बी लेंथ साइन थीटा एन कैप, और अगर हम सब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एन कैप नहीं आएगा। और अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से निकालनी। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए तो इक्वल होता है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, उसमें माइनस का आ जाता है, ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, और अगर दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी। ठीक है जी, फिर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है। और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये जीरो होता है, क्योंकि आई मतलब एक्स एक्सिस। अब आई क्रॉस आई मतलब एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, उनके बीच में एंगल कितना होगा, जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है। और एक होता है आई क्रॉस जे, ये के बराबर है, जे क्रॉस के आई के बराबर है, के क्रॉस आई जे के बराबर है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास है, ये तो होगी क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड भी कुछ फार्मूले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड फार्मूले, क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड फार्मूले। ठीक है जी, सबसे पहला है टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर कोई एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों पर कोई एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो पहले तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालोगे तो वो होता है वेक्टर एन प्लस माइनस ए क्रॉस बी। ये जो प्लस माइनस ए क्रॉस बी से कौन सा वेक्टर निकला है, जो इस पे भी परपेंडिकुलर है और नीचे भी परपेंडिकुलर, इसलिए प्लस माइनस लिखा गया, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। और इसका जब निकालना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर अभी मैंने पीछे फॉर्मूले भी लिखवाए थे, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, इसके बाद आता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे एबीसी एक ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स और को इनिशियल, जैसे बीसी बी ए, हाफ ऑफ बीसी बी ए, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं ए बी ए सी, को इनिशियल होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो गलत हो जाएगा, ए बी ए सी। अब आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, जस्ट एक तरह से डबल ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें हाफ नहीं आएगा, बस एडजेसेंट साइड्स आएंगी, ए बी क्रॉस ए डी आएगा, बस ओनली ए बी क्रॉस ए डी आएगा, एडजेसेंट साइड्स आएंगी, हाफ नहीं आएगा, क्योंकि एक तरह से डबल ऑफ ट्रायंगल हो जाता। और इसी में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर डायगोनल दे रखे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर डायगोनल दिए हुए, डायगोनल जैसे ये दिया हुआ डायगोनल D1, ये डायगोनल दिया हुआ D2, दो डायगोनल दे रखे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है जी, तो ये था वेक्टर, और बड़ी क्विकली आपने देखा 15 से 20 मिनट में ही हमने पूरा कवर कर लिया। इसको बार बार अगर आप देखेंगे और फिर लिख के देखेंगे तो आपने देखना ये फॉर्मूले बड़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, जो सुरेंद्र मोहन गुप्ता सर ने समझाए हैं न्यूटन कॉलेज 1991 की साइट पे आपको ये मिल जाए। ओके जी, बाय बाय, गुरु गुरु।